सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधके शंभके त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य के प्रथम खंड के छात्रों को नाटक से संबंधित कुछ बिंदुओं को बताना आवश्यक समझ रहा हूँ। इसलिए नाटक क्या है, नाटक का क्या उपनाम है, नाटक किसे कहते हैं, इन सब विषय वस्तुओं की विस्तृत जानकारियाँ हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में प्राप्त की है। आज की कक्षा में हम यह देखेंगे, इस पर विचार करेंगे कि नाटक साहित्य का, संस्कृत साहित्य में नाटकों का उद्भव कब से हो रहा है, अर्थात हमारे संस्कृत साहित्य में संस्कृत नाटकों का कब से प्रचलन हुआ, कब से प्रादुर्भाव हुआ, इन नाटकों का आगमन शुरुआत कब से हुआ है। इस संदर्भ में मैं कुछ परिचर्चा करने जा रहा हूँ कि हम जानते हैं कि काव्य दो प्रकार के होते हैं, सर्व काव्य एवं दृश्य काव्य। ये जो नाटक है वो दृश्य काव्यों के अंतर्गत ही आता है और सर्व काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, पद्य काव्य, गद्य काव्य आदि आते हैं। ऐसे दृश्य काव्य के अंतर जो नाटकों का अभिनय किया जाता है, मंचों पर मंचय किया जाता है, उन नाटकों की उत्पत्ति कब से हुई, हमारे समाज में, हमारे साहित्य में नाटक कब से शुरू हुआ, उन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। क्योंकि नाटक समाज का दर्पण है। समाज में घटित घटनाओं को ही अभिनयों के द्वारा मंचों पर जो प्रसारण किया जाता है उसे नाटक की संज्ञा दी गई है। नाटक का दूसरा नाम अभिनय है। इसे डीम, मृग इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। नाटक साहित्य के उत्पत्ति या उद्भव के संबंध में हमारे प्राच्य विद्वानों में तरह तरह के मत मतांतर, तर्क वितर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे किसी निश्चित समय या निश्चित सिद्धांतों के आधार पर नाटकों की उत्पत्ति को मानना अत्यंत कठिन हो जाता है। हमारे आधुनिक संस्कृत साहित्य के इतिहास सीताराम द्विवेदी या बलदेव उपाध्याय के इतिहासों के अध्ययन फलस्वरूप जो नाटकों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत दिए गए, उन्हीं कतिपय सिद्धांतों की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। सबसे प्रथम उन्होंने नाटक की उत्पत्ति में जो सिद्धांत दिए हैं वो है
वीर पूजा का सिद्धांत। वीर पूजा अर्थात वीरों की पूजा। हमारे यूरोपीय विद्वान रिज्यू ने लिखा है कि संस्कृत साहित्यों का उद्भव वीर पूजा सिद्धांत से प्रारंभ होता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में वीरों की पूजा, योद्धाओं की पूजा की गई है। इसी आधार पर हमारे पूर्व विद्वानों ने, ऋजुवादी विद्वानों ने वीर पूजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन ऋजु का मत है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में वीरों की पूजा सांस्कृतिक संरक्षण के लिए की जाती थी। इसी सिद्धांतों के आधार पर वीरों की पूजा होते होते यह नाटक का स्थान, अभिनय का स्थान ले लिया। इसलिए इसे सिद्धांत को रिज्यू ने वीर पूजा का सिद्धांत कहा, अर्थात इस सिद्धांत का नाम वीर पूजा सिद्धांत रखा गया है। फिर नाटकों की उत्पत्ति में जो दूसरा सिद्धांत है वो है ऋतु चक्र या प्राकृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। ऋतु चक्र या प्राकृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के ऋतुएं पाई जाती है। उन ऋतुओं के मध्य में मनोरंजन आदि के लिए जो गीत, नाट्य प्रस्तुत किए जाते थे, वहीं आगे चलकर कुछ समय पश्चात नाटक का रूप ले लिया है, जिसे विद्वानों ने ऋतु चक्र या प्राकृतिक परिवर्तन का सिद्धांत कहा है। क्योंकि भारतवर्ष में प्राकृतिक सौंदर्य की छटा अवर्णनीय है। संस्कृत साहित्य का चाहे मेघदूत हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, इन सबों में कवियों ने जो अपनी प्राकृतिक वर्णन, प्राकृतिक सौंदर्य को जो चित्रित किया है, इन्हीं चित्रों के आधार पर, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जो नाटक की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है वह ऋतु परिवर्तन चक्र या भारतीय प्राकृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। यहाँ प्रकृति परिवर्तित है, बदलती रहती है। समयानुसार ऋतुएं आती जाती रहती है। जैसे कभी वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कि स्त्रियां तरह तरह के उत्सव और गायनों को प्रस्तुत करती है। जिसे लोकगीत या लोक परंपरा कहा जा सकता है। उसी प्रकार बसंत ऋतु में बसंतोत्सव, होली इत्यादि पर्वों के अवसर पर
तरह तरह के गीत नाट आदि का प्रस्तुतिकरण, अर्थात इस सिद्धांत के आधार पर भी नाटक साहित्य का उद्भव माना जाता है। फिर जो विद्वानों ने अपना अगला तर्क या अपना अगला जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उसका नाम नृत्य से नाटक की उत्पत्ति। नृत्य से नाटक की उत्पत्ति, यह भी नाटक उत्पत्ति का एक प्राचीन सिद्धांत है। इस नृत्य से जो नाटक की उत्पत्ति का सिद्धांत दिखाया गया है, इसमें प्रसिद्ध लेखक मैकडोनल का मत है कि प्राचीनकाल में किसी किसी धार्मिक या सांस्कृतिक अवसरों पर जो नृत्य संगीत आदि किए जाते थे, उसी नृत्य आदि का आगे चलकर कुछ विकास होने के बाद नाटक की संज्ञा दी गई है। अर्थात मैकडोनल का जो यह मत है कि नृत्य से नाटक की उत्पत्ति हुई है, अर्थात विद्वानों ने मैकडोनल के सिद्धांत से भी 100% प्रभावित और संतुष्ट नहीं हुए। इससे नृत्य आदि सिद्धांतों के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के अपने विचार और सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि पुतलिका नाटक से नाटक की उत्पत्ति, पंडित सीतारमण शंकर ने पुतलिका नाट से नाटक उत्पत्ति मानी है। अर्थात पुराने जमाने में, प्राचीन काल में पुतलियों के नाच होते थे और पुतलियों के नाच देखते देखते हमारे कलाकारों ने, आचार्यों ने इस नाच को विकसित करते हुए नाटक की संज्ञा दे दी। अर्थात पुतलियों के नाच से भी नाटकों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, जिसे हमारे विद्वानों ने स्वीकार किया है और शंकर आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत की मान्यता दी है और यह सिद्धांत भी समीचीन सा ही है। क्योंकि हम देखते हैं कि रामायण काल में, महाभारत काल में भी नाटकों का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। इसलिए इस सिद्धांतों की मान्यता औस मानी जा सकती है। फिर कतिपय विद्वानों ने छाया से नाटक उत्पत्ति का सिद्धांत, अर्थात छाया के द्वारा नाटक की उत्पत्ति के सिद्धांत को कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है। इस सिद्धांत में
डॉक्टर पीसेल आदि विद्वानों ने नाटक की उत्पत्ति में छाया के सिद्धांतों की मान्यता दी है, अर्थात नाटक के प्रदर्शन की परंपरा भारत, इंडोनेशिया, सुमात्रा, थाईलैंड, जावा सिद्धांत के द्वारा नाटक की उत्पत्ति को मानता है। अर्थात भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी जावा, सुमात्रा, थाईलैंड आदि देशों में भी इस छाया सिद्धांत की मान्यता दी गई है। अर्थात नाटकों की उत्पत्ति में इन छाया सिद्धांत की भी प्रधानता मानी गई है, स्वीकार की गई है। हमारे पीसेल महोदय का कथन है कि नाटकों के या जो नृत्य आदि होते थे उसी के छाया, उसी के प्रतिबिंब, उसी के अनुरूप इस नाटक की उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत की मान्यता दी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटकों के उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी तर्क और अपने अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम लोग नाटक साहित्य की उत्पत्ति का कालचक्र मानते हैं, स्वीकारते हैं। क्योंकि पूर्व में कहा गया है कि सामाजिक घटनाओं का जो मंचन किया जाता है वही नाटक है। तो इसे नाटक में, इस नाटक के प्रारंभ के लिए, इस नाटक के शुरुआत के लिए तो हमारी सांस्कृतिक रीति रिवाज, ऋतु परिवर्तन, नृत्य आदि जो हमारे समाज में व्याप्त थे, उसी का यह विकसित रूप नाटक कहा जा सकता है, जो आज के साहित्य में, आज के समाज में मनोरंजन का एक प्रमुख साधन माना गया है। क्योंकि भर्तृहरि ने लिखा है, संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु तुक्ष विषाणहीन। अर्थात मानव जीवन में यदि कला नहीं है, संगीत नहीं है, मानव को साहित्यों से लगाव नहीं है, तो मानव जीवन व्यर्थ है, बेकार है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए हमें संपूर्ण भारतवासियों के लिए भारतीय सभ्यता संस्कृति को जानना, उससे रूबरू होना परम आवश्यक माना गया है। इससे नाटक की उत्पत्ति में जो बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं उनका भी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, क्योंकि नाटक से ही सामाजिक घटनाओं का चित्रण होता है एवं मनोरंजन आदि का भी साधन प्राप्त होता है। कि नाटक मनोरंजन का केंद्र है। नाटक के द्वारा मनोव्यथाओं को, ग्लानियों को शांत किया जाता है, चित्त को स्थिर एवं द्रवित किया जाता है। इन नाटकों के दृश्य होने से
मानव मस्तिष्क एवं हृदय आह्लादित हो जाता है, प्रसन्नता को अनुभव करता है। इसलिए नाटकों का होना परम आवश्यक माना गया है। अब जो नाटक के उत्पत्ति या उद्गम का जो एक और सिद्धांत है वो है इतिहास काव्यों से नाटक की उत्पत्ति। यहाँ इतिहास काव्यों से नाटकों की उत्पत्ति, यह सिद्धांत भी अत्यंत सारगर्भित और महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि प्रोफेसर कीथ मनमोहन घोष ने यह स्वीकार किया है कि ऐतिहासिक काव्यों से भी, जैसे रामायण महाभारत आदि के द्वारा गायन की परंपरा को विकसित होते होते नाटक का उद्भव होता है। अर्थात प्रोफेसर कीथ एवं मनमोहन घोष ने अपने काव्यों में, अपने साहित्यों में यह वर्णित किया है कि संस्कृत नाटकों का उद्भव ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर होता है। जैसे रामायण महाभारत जो ऐतिहासिक काव्य है, इन्हीं के घटनाक्रम में नाटक साहित्य उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है। कि लोक कथाओं के द्वारा राम कथा का पाठ या गायन लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता था, वहीं आगे चलकर कथा गायन में संवाद जुट गए या अभिनय जुट गया, जिससे नाटक की परंपरा शुरू हुई। प्रोफेसर कीथ और मनमोहन घोष का कथन है कि रामायण आदि जो ऐतिहासिक काव्य है, उन काव्यों के गायन आदि जो होते थे, वहीं बाद में विकसित होते होते नाटक के स्थान को प्राप्त कर लिए है। यानी ऐतिहासिक लोक कथाओं को गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, फिर उसके बाद इसका नृत्य किया जाता था। वहीं गायन और नृत्य कालांतर में नाटक के स्थान प्राप्त कर लिए हैं। अर्थात कीथ के अनुसार नाटकों की उत्पत्ति का श्रेय ऐतिहासिक काव्यों से माना जा सकता है, जो तर्क आज भी प्रमाणिक है, सारगर्भित है। ठीक इसी प्रकार हमारे इतिहासकारों, विद्वानों ने नाटक की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो एक सिद्धांत दिया वो है उत्सव से नाट्योत्पत्ति का सिद्धांत। उत्सव से नाट्योत्पत्ति का सिद्धांत
अर्थात हमारे समाज में जो उत्सववादी होते थे, जैसे किसी राजकुमार के जन्म के समय जन्मोत्सव, या अभिष्ट के लिए जो यज्ञ आदि होते थे उसमें भी गायन किया जाता था। फिर वैवाहिक कार्यों में उत्सव तरह तरह के मनाए जाते थे। इस सिद्धांत के आधार पर यह देखा जाता है कि उत्सव से भी नाट्योत्पत्ति का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अर्थात उत्सवों के समय जो नृत्य आदि प्रस्तुत किए जाते थे, उन्हीं गीतों एवं नृत्यों के आधार पर नाटकों की उत्पत्ति का आरंभ शुरू हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक साहित्य के उत्पत्ति के संबंध में हमारे विद्वानों ने 7-8 तर्क प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं तर्कों के अनुरूप नाटक साहित्य की उत्पत्ति को स्वीकार किया जा सकता है या नाटकों की उत्पत्ति को माना जा सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों के आधार पर इन तथ्यों को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है, इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है और इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप नाटक साहित्यों की उत्पत्ति को माना जाता है। अगले कक्षा में फिर हम लोग इसे नाटक संबंधी विशेष विवेचना करेंगे।